हमारा टॉपिक है घर्षण, फ्रिक्शन। एक एग्जांपल समझाते हैं हम लोग कि किसी समतल तल पर कोई वस्तु रखी गई है इस तरह से, इस पर एक बाह्य बल F लगा के बल को हटा लेते हैं हम, तो यह वस्तु गति करेगी कि नहीं करेगी, यह डिपेंड करता है कि यह पर्याप्त बल है कि नहीं है इसको चलाने के लिए। मान लिया कि वस्तु एक बार चल जाती है और बल को हम हटा लिए हैं, तो हम देखते हैं कि वस्तु कुछ दूर जाके विस्थापित होकर के वो रुक जाती है। तो रुकती क्यों है? अगर हम इसका आंसर जान जाएं तो घर्षण बल के बारे में समझिए कि समझ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जिसमें कि जड़त्व की बात हुई थी, अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या तो रुकी हुई होगी, और उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन अपने आप नहीं हो सकता जब तक कि कोई बाह्य बल न लगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु एक बार चलने के बाद रुक जाती है। जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग, अगर पेडल लगाना बंद कर दें तो कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो साइकिल रुकी क्यों? तो एक कोई बल जरूर लगा होगा जिसके कारण साइकिल रुकी है। तो वह जो बल लगता है, इसकी बात हो रही है अब, उसी को बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में कुछ और समझे हम लोग कि घर्षण बल होता है, घर्षण बल दोनों संपर्क तलों के अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट समझे हम लोग कि घर्षण बल सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत लगता है। अगर वस्तु बाएं से दाएं जा रही है तो घर्षण बल की दिशा दाएं से बाएं होगी। अगर वस्तु बाएं साइड में जा रही है तो घर्षण बल की दिशा दाहिने होगी। 2 पॉइंट हम लोग समझ लिए। तीसरा पॉइंट घर्षण बल के बारे में समझे तो घर्षण बल इन दोनों संपर्क तलों के समांतर होता है। मतलब ये 2 तल हैं तो इनके समांतर या तो लेफ्ट टू राइट होगा या तो राइट टू लेफ्ट होगा। इस तरह से 3 बातें समझ ली हम लोग। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग घर्षण बल के बारे में। अगला पॉइंट ये समझे हम कि जो घर्षण बल है, क्या घर्षण बल जब वस्तु के बीच सापेक्ष गति होती है, वस्तुओं में सापेक्ष गति होती है, क्या तभी लगता है, उसके पहले से नहीं रहता? तो इसका आंसर आप कह सकते हैं कि पहले भी हो सकता है। अब कब होगा वो हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई तल है इस तरह से, इस पर mg बल लगा है, द्रव्यमान के कारण भार इसका जो होगा डाउनवर्ड्स गुरुत्व बल के कारण, इस पर प्रतिक्रिया बल P लगता है। तो इस दिशा में संतुलन की अवस्था में अगर है तो P R के mg के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बस संतुलन की अवस्था में है तो जो भी बल लगेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं तो बस P = mg हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट कहें, अगर इस तल को झुका देते हैं थोड़ा सा तो स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी। mg तो हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, तो यह वस्तु डाउनवर्ड्स नहीं जाती है। अगर एक सामान्य एंगल है तो नहीं जाती है, ज्यादा झुकाने पर फिसलती है, सामान्य में नहीं फिसलती है। तो इसका मतलब कोई न कोई बल इसको रोके हुए है, जिसको हम लोग घर्षण बल बोलेंगे। तो कोई न कोई बल इसको रोके हुए है, उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सापेक्ष गति नहीं है, मतलब ये बस फिसल नहीं रही है, तब भी इसको रोकने के लिए कोई न कोई बल है। तो हम कह देंगे फाइनली कि अगर सापेक्ष गति नहीं है तब भी घर्षण बल अस्तित्व में हो सकता है। अब कंडीशन क्या क्या है हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग। ये तो कब की बात हो गई, जब वस्तु संतुलन अवस्था में, मतलब जस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया और 2 ही बल लग रहे हैं पर, एक डाउनवर्ड्स गुरुत्वाकर्षण बल और इसका प्रतिक्रिया बल अप साइड में। मान लिया इसी पर एक बल लगा देते हैं हम लोग, ये इस तरह से mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, प्रतिक्रिया बल कुछ ऊपर लगा था अब तक। अगर इस पर कोई एक बाह्य बल लगा दें F, तो हम देखेंगे कि जो प्रतिक्रिया बल P, जिसका नाम P दिए थे हम लोग, यह अपने को बाएं साइड, अगर हम राइट साइड में बल लगाए हैं तो ये जो P है अपने को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका लेता है। मान लिया कि इस थीटा एंगल पर झुकाते, सीधा होना चाहिए एकदम, ये थीटा एंगल पर झुकाता है, ये P है। अब कितना झुकाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बल लगाएंगे। और ये कंडीशन मान के चल रहे हैं हम लोग कि यह बल पर्याप्त नहीं है वस्तु को मोशन कराने के लिए। तो उस दशा में हम देखेंगे कि जो P का
दो घटक बना सकते हैं हम लोग प्रतिक्रिया बल का, एक वर्टिकल जिसको हम लोग आर लिख देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा। जो वर्टिकल बना रहे हैं उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये होगा। एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल बना दिए हम, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे संपर्क तलों के समांतर घटक। क्या बोलेंगे? संपर्क तलों के समांतर, समांतर बल लिख दें चाहे घटक लिखें हम। दो घटक बनाए हम लोग, एक घटक वर्टिकल, दूसरा घटक हॉरिजॉन्टल। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बना उसको हम लोग आर लिख देते हैं, और जो संपर्क तलों के समांतर जो घटक मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। इसको यहां पर हम लोग एफ से लिखते हैं। अब वस्तु गति में नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ को एफ एस लिख देंगे, स्टैटिक। क्या लिखेंगे? स्टैटिक, स्थैतिक घर्षण बल लिखेंगे। अब एक केस लेते हैं हम, अच्छा इसी में समझते चले अभी, कि मान लिया बल के मान को और बढ़ाते हैं तो ये P जो होगा अपने को और झुकाएगा। क्यों झुकाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी R को छोड़ दें, अभी mg, P और F तीन ही बल लग रहे हैं इस पर, तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगे हुए सभी बलों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। और 0 होने के लिए हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज में, अगर तीन बल किसी वस्तु पर लग रहे हैं और वस्तु संतुलन इक्विलिब्रियम में है तो उस पर तीनों बल मिल करके एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक। अगला पॉइंट जो समझ रहे थे अभी हम लोग कि अगर F के मान को बढ़ाते जाएं तो P अपने को झुकाता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि F पर्याप्त हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले एक चीज समझे हम लोग, अभी R mg के बराबर है, R mg के बराबर, क्योंकि बैलेंस दिख रहा है। और जो Fs लिखे हम लोग, Fs जो होगा वो F को बैलेंस करेगा। अभी बराबर नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इसको सोचने वाली बात है, ये बराबर नहीं लिख रहे हैं। अभी हम अभी बताते हैं कि R mg को बैलेंस कर दिया, Fs F के बराबर होगा कि नहीं होगा सोचेंगे। लेकिन यहां पर समझें कि जो F होता है, Fs होता है, F को बैलेंस करता है। तो जैसे जैसे F का मान बढ़ाते जाएंगे, अगर वस्तु गति की अवस्था में नहीं है, गति में, मोशन में नहीं आ पा रही, एक बल लगाए तो घर्षण बल बनेगा Fs। इसके अनुसार जैसे जैसे F का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Fs का मान बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? वस्तु गति में आ जाएगी। अभी ये मान के चल रहे हैं कि F का मान जैसे से बढ़ाते जाते हैं Fs का मान वैसे से बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि Fs का मान एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ पाता, F का मान बढ़ा सकते हैं तो हमारे ऊपर है। तो जब Fs का मान अधिकतम हो जाए, जो घर्षण बल है उसका मान बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सीमांत घर्षण बल। इसको हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल। क्या समझे हम ये समझे कि अगर किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो जो घर्षण बल अस्तित्व में आ चुका होता है उसका मान जैसे से F का मान बढ़ाएंगे Fs का मान बढ़ता जाएगा। एक ऐसी लिमिट आएगी कि Fs का मान उससे अधिक नहीं हो सकता, तब वस्तु जस्ट मोशन की अवस्था में आने चाहेगी। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन वर्ड यूज करते हैं, जस्ट गति की अवस्था में आना चाहेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं उसको? सीमांत घर्षण। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही हम लोग सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। हमने क्या समझा? हमने समझा कि अगर किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो उसके कारण उस वस्तु में एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। घर्षण बल का मान लगाए गए F के मान पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे F हम बढ़ाते जाते हैं घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उस घर्षण बल का मान
उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उस कंडीशन में वस्तु गति की अवस्था में आना चाहती है, मतलब शुरू हो जाता है मोशन। तो जो घर्षण बल का अधिकतम मान यहाँ बोल रहे हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। और जब तक वस्तु स्थिर है, मतलब जब तक मोशन में नहीं आई है, तब तक स्थैतिक घर्षण बल, और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल। और जब वस्तु चल देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं गतिज घर्षण बल। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं गतिज घर्षण। और इसके बारे में हम लोग बात करें, जो एफएस नाम लिखे हम लोग, क्या लिखे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एफएस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस आर के। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अभी हम लोग समझे, ये इस तरह से वस्तु अगर है तो इस पर यह बल लगाया गया, mg डाउनवर्ड्स अगर है तो देखिए हम लोग कि ये जो रिजल्टेंट P बनता है, ये P, इसको दो घटक बना लिए, एक R अपवर्ड्स, एक हॉरिजॉन्टल एफएस नाम लिए थे हम लोग। अगर थीटा कोण है तो ये R अपवर्ड्स बनाया था हमने। तो जो एफएस होता है वो इस R नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर एफएस इक्वल टू म्यू आर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर म्यू एस लिखे हम लोग। ये जहां पर म्यू एस क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं हम लोग? स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। तो ये एफएस इक्वल टू म्यू एस आर लिख सकते हैं। और हम देखेंगे कि अगर वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है तो एफएस की जगह पर एफ के लिख देंगे, म्यू के लिख देंगे, यहां पर आर लिख देंगे। तो ये क्या है? ये बोलेंगे म्यू के गतिज घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और सीमांत घर्षण बल हम लोग समझ लिए। सीमांत घर्षण बल पूछा जाता है परीक्षा में बार। सीमांत घर्षण बल किसे बोलते हैं? स्टैटिक मतलब स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इस तरह से घर्षण बल के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ लिए। और अगर आपसे कहें कि वस्तु जब गति की अवस्था में आती है, एक एग्जांपल लेके बोलें कि वस्तु रुकी हुई है, जस्ट चलने वाली है, और वस्तु जब चल रही होती है, तो तीनों में घर्षण बल कब ज्यादा होगा, या क्या कंपैरिजन करें हम लोग, तो हम ये बताएंगे जब कोई वस्तु रुकी होती है उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो उस बाह्य बल को बैलेंस करने के लिए एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है तुरंत उसमें। जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाते हैं घर्षण बल का मान बढ़ता रहता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि घर्षण बल का मान बढ़ के अधिकतम हो जाता है, और जो बाह्य बल लगाया गया उससे अधिक उसको बैलेंस नहीं कर पाता, तो बाह्य बल अधिक हो गया है, तो उस दशा में वस्तु चलने लगती है। तो जो अधिकतम घर्षण बल बना उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत घर्षण बल। जब वस्तु चलने लगती है तो उस दशा में घर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो हम कहेंगे कि गति की अवस्था में घर्षण बल का मान इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। तो इस तरह से हम लोग घर्षण बल के बारे में अध्ययन करें।